हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 2023 का अनसार्ड सेट नंबर 2 होगा और जो कोड आपके पास होगा बेटा CB। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन में नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज। 4 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा कि कौन सा ऐसा है जिसको आर्हीनियस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आप सब। यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है ना, इसको आर्हीनियस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम आप लोग ऑप्शन यहाँ पर रख दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो आपके पास बेटा ये है, इसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो आर्हीनियस इक्वेशन जो होता है ना, वो के बराबर (e⁻⁻t) ये आर्हीनियस इक्वेशन है और आपके इस पेपर में भी बेटा ये रखा है। तो आर्हीनियस इक्वेशन ही है। ठीक है, तो इस रूप से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, ये इसका लॉग ले लें। ठीक है, लॉग लेने पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ln के बराबर ln - e/RT। ठीक है, अब आप सब यहाँ पर ये देखोगे, e/RT को आप इधर ले जा सकते हैं। ठीक, तो और ln के को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ln - ln k ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको ln - ln k को हम लोग लिख सकते हैं ln तो इक्वल टू e/RT। ठीक है, क्योंकि लॉग में आप जानते हैं कि लॉग जो होता है बेटा, लॉग m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n ना लिख सकते हैं। तो बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ये आपके पेपर में भी है, तो हम लोग इसके द्वारा भी आर्हीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देख रहे होगे, तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लें कि जो इसके द्वारा कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास बेटा log e माइनस log k बराबर e/2.303 RT आ जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर log k को उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा। तो आर्हीनियस इक्वेशन को इस रूप में भी लिखा जा सकता है जो आपके अनसार्ड में दिया है। इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। अच्छा, देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक बात और आप सब देख लीजिए कि ये जो ln बराबर किसके होता है, log बेस e के बराबर होता है। ठीक है, log बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log बेस 10। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन ऑप्शनल का। सेकंड आपके पास आ जाता है फैराडे लॉ से रिलेटेड ये है, आप इसमें भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सब इसको देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन। और इसमें इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है। इक्विवेलेंट मास जो आपके पास आने वाला है 19.3 आ रहा। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप सब ये ऐसे ऑप्शन को। यहाँ पर वेट दिया है बेटा 1.8 ग्राम। अच्छा, आई दिया है 3 एम्पियर और टी दिया है 50। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, वेट बराबर E/I/T/96,500 फैराडे लॉ से। ठीक है, अच्छा, हमें इक्विवेलेंट वेट ये पूछ रहा, तो इस फार्मूले को रीअरेंज कर लीजिए, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। और सब वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो 19.3 आएगा। तो अभी तक हम लोग 2 देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा तीसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है ये देखा जाए। तीसरा आपके पास आने वाला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो सल्फर है ना, वो किस फॉर्म में होता है। तो इस एट के फॉर्म में, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया गया है। इसको पकड़िंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है बेटा गैस प्रेजेंट इन फूड पैकेट ऑफ सब्सटेंसेज।
अच्छा, जो फूड पैकेट होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे चिप्स वगैरह जल्दी ख़राब ना हो। आपके पास अगला है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पूछ रहा है, और जो इसमें है बेटा, इसमें चारों ऑप्शन इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अच्छा, क्या होता है देखो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाओगे तो रो आ जाएगा, और रो निकालोगे बेटा तो आर इंटू अपन एल आ जाएगा। और ये कप्पा होता 1/रो, तो इसको 1/, करेंगे तो सबको 1/, में करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा ये। और 1/रो किसके बराबर होता है? के, यानी कप्पा के। तो बस कप्पा की यूनिट यहाँ से निकल जाएगी। देखो ना, 1/r इंटू एल/ए। आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का आपके पास सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या इसी का एसआई यूनिट जो होता है वो साइमन्स मीटर इनवर्स होता। ठीक, और नेक्स्ट आपके पास आएगा, लास्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? बेटा, जो सॉल्यूशन में आयन में ना टूटे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके पास है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड तो आपका ब्रेक हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट भी, नाइट्रिक एसिड भी, यूरिया यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन में आपको यूरिया मिलेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ से आपका लिखने का होता है, ऑप्शनल यहाँ पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप जब देखोगे बेटा, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है सबसे पहला क्वेश्चन फ्रियान 12 के बारे में। ये कह रहे हैं कि फ्रियान 12 क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका एटमॉस्फेयर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो फ्रियान होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मेथेन एंड एथेन, मेथेन और एथेन का क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है, तो उसे फ्रियान बोलते हैं। और इसका जो फ्रियान 12 के बारे में इन्होंने पूछा है, तो फ्रियान 12 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा CF2Cl2। अच्छा, ये कैसे बनता है? CCl4HF से रिएक्शन करा के ये बन जाता है। ठीक, और ये दूसरी रिएक्शन है बनाने का। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में, गाड़ियों में कूलिंग पर्पज़ या एयर कंडीशनिंग पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर पर क्या पड़ता है। अब देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, उस ओजोन लेयर को जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये अपसेट कर देता है या डिप्लीट कर देता है। और ये कैसे करता है उस रिएक्शन को देख लिया जाए। आपके पास बेटा यहाँ CF2Cl2 है, फ्रियान 12 स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, वहाँ पर आपके पास UV लाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में रेडिकल जनरेट करता है, जो आपके पास क्लोरीन रेडिकल मिलता है, CF2Cl रेडिकल मिलता है। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है, यही जाकर के ओजोन से रिएक्शन करता है। तो आप सब देख रहे होंगे कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से जाएगा, रिएक्ट करेगा और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बना देता है और O2 को बाहर कर गया, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, ओजोन का। तो इस प्रकार से ये हार्मफुल फैल पहुंचाता है ओजोन को। अच्छा, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो रेडिकल है ना, ये फ्री ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल देखिए बार बार रिएक्शन के दौरान बन जाता है, जिससे बहुत से ओजोन लेयर को हार्म पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ही हजारों ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल देखा जाए
तो क्लोरीन रेडिकल स्टार्ट चेन रिएक्शन एंड अपसेट नेचुरल ओजोन बैलेंस। तो इस तरह से CFC का यूज नहीं करना चाहिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, और सेकंड पार्ट पर आप सब देखेंगे तो सेकंड पार्ट पर विटामिन के बारे में पूछा है। ठीक है, विटामिन के बारे में पूछा है। तो विटामिन आपके पास क्या होता है ये देख लिया जाए। तो विटामिन जो आपके पास है, ये 2 तरह के विटामिन का नाम पूछा है। फैट सॉल्युबल विटामिन, जो आपके पास बेटा फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल अलग अलग ग्रुप में हम लोग इसको रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे A, D, E के फैट सॉल्युबल हैं, B और C क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो 2 ही का इन्होंने पूछा है, तो 2 का हम लोग डिटेल में यहाँ लिख ले रहे हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका सोर्स कहाँ है, किस में पाया जाता है, फिश, मिल्क। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से डिजीज क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोला जाता है, शाम के टाइम कुछ कम दिखाई देना। नेक्स्ट डिजीज आपके पास है बेटा जीरोप्थैल्मिया, इसमें कॉर्निया हार्ड हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के बारे में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन इसका सिंथेसिस करती है, और इसकी कमी से जो है ना रिकेट्स डिजीज हो जाता है चाइल्ड में, जिसमें बोन का डिफॉर्मेशन होता रहता है, बोन एंड टीथ का। और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है बेटा एडल्ट में, जिसमें सॉफ्ट बोन्स हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा, ये सब दिक्कतें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया बेटा एंटी ऑस्मोसिस, विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है एंटी ऑस्मोसिस को। अच्छा, एंटी ऑस्मोसिस को आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलिए। ठीक है, RO सॉल्यूशन चैप्टर में आप सब पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल बी मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करते हैं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं ये क्या होता है प्रोसेस में। जैसे देखो आपके पास जो यहाँ पर है, ठीक, यहाँ सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ सॉल्वेंट है। तो पहली बात ये था कि पहले आपके पास यहाँ पर बेटा यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा गया है। ये मान लो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसनट्रेटेड है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होते हैं, पहले यहाँ से इधर आते थे ना, तो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता था। लेकिन जब ये ऑस्मोसिस हो रही थी ना, तो इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगा दिया गया प्रेशर बाहर से, जिससे अब इधर ना आ पाए। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। लेकिन जब ये प्रेशर आप बाहर से जो लगा रहे हैं ये ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दो, तो फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाने लगेंगे, उल्टा रिवर्स हो जाएंगे। वही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए एरो अब इधर दिखाया गया है। ठीक है, और इस प्रोसेस के द्वारा ही वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। आप सब घरों में RO जो है ना, RO लगता है, इसी से रिलेटेड है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 2 नंबर का D, और इसमें पूछ रहे हैं कि नेम एंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के नाइट्रेशन में जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल भैया इसमें आ जाता है नाइट्रोनियम आयन, और रिएजेंट आप ले तो HNO3 H2SO4। अच्छा, HNO3 का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, और H+ आ गया, H2SO4 से H+ आया, इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा NO2+। यही है इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसका जो बेंजल्डिहाइड आपके पास रिएक्शन यहाँ पर आने वाला है,
तो देखोगे HNO3H2SO4 के प्रेजेंस तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है ना, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना देगा। और इसी का एक पार्ट 1 नंबर का ये है, आप इसको देख रहे होंगे, ये पूछ रहा है एक डाइसेकेराइड का नाम लिखो और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो डाइसेकेराइड भी आपका सुक्रोज है, ठीक है, इसका फार्मूला जानते हो C12H2211। और ये डाइसेकेराइड क्या करता है, जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मोनोसेकेराइड के दो यूनिट मिलता है इसके द्वारा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। और भी डाइसेकेराइड हैं लेकिन एक ही पूछा है, जैसे हैं माल्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज तो मोनोसेकेराइड है, उसमें लैक्टोज आ जाएगा डाइसेकेराइड में, ठीक है। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या बताना है, डिफरेंस। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, ये सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि डबल साल्ट केवल सॉलिड में ही अपनी पहचान बनाएगा। अच्छा, ये रिटेन करता है अपनी आइडेंटिटी को, इस सॉल्यूशन में बनाए रखता है, लेकिन ये लॉस कर देता है। अच्छा, जब जैसे ये सॉल्यूशन में जाता है, ठीक, तो ये क्या करता है बेटा है, ये डिसोसिएट नहीं होता आयन में, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाता है आयन में, देख रहे हो ना। अभी हम लोग इसको, चलो जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक, अब इसमें आप इसको जब तोड़ोगे, पानी में डालोगे, ठीक है, तो आपको K+ मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट ही टूटेगा। ये आयरन और साइनाइड के बीच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये 4- है, तो नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+ एंड Cn-, ये आपस में डिसोसिएट नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला ही होगा। तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहले था वही बाद में भी है। तो इस प्रकार से अपनी पहचान ये दोनों तरह से बनाए रखता है, आप कह सकते हैं सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ले सकते हो। अच्छा, इसमें आ जाओ बेटा मोहर साल्ट। मोहर साल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार आप सबका ये पूछा गया कि मोहर साल्ट का फार्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे तो मोहर साल्ट का फार्मूला जो होता है वो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, जब इसको डिजॉल्व करते हैं आप तो ये टूटेगा ना आयन में, Fe2+ में, NH4+ में, SO4 में, तो डिसोसिएट हो जाएगा और सॉल्यूशन में ये सब प्रेजेंट होगा, तो इन सब का टेस्ट आपको देगा। अच्छा, अपनी पहचान कैसे गंवा देता है, मान लो जैसे पहले ये तो आप कह रहे थे ये मोहर साल्ट है, लेकिन जब पानी में ये सब आयन दे दिए तो अब ये Fe2+ कहाँ से आया ये नहीं पता चलेगा, ये आया था FeCl3 से आ गया, या FeCl2 से आ गया, या मान लो ये अमोनियम क्लोराइड या कहाँ से आया, तो ये नहीं हम लोग बता पाएंगे कि आयन ये मोहर साल्ट वाला ही है, ठीक है। तो इस तरह से अपना पहचान एक खो देता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो डबल साल्ट, हाँ डबल साल्ट क्या होता है, दो सिंपल साल्ट मिलकर के डबल साल्ट बनाता है बेटा। देखो एक साल्ट ये है और एक साल्ट है, दो सिंपल साल्ट। ऐसे आप यहाँ पर ले लो पोटासियम, फिटकरी जानते हो ना, फिटकरी K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, एक साल्ट ये है एक साल्ट ये है, दो साल्ट मिलकर डबल साल्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्नेलाइट का एक फार्मूला देख लीजिएगा, KCl MgCl2 इंटू 6H2, तो कार्नेलाइट भी आपका है। तो ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बीच में कुछ पॉइंट थे जो आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हम लोग, ये पूछा है 2 नंबर का ही है लेकिन क्वेश्चन है, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना निकल का, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बीबीटी के अनुसार हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं DsP2। अभी DsP2 कैसे है इसको देख लिया जाए।
सबसे पहले तो इसका नाम आप सब जान लो, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन, ठीक है। अच्छा, इसका पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो आने वाला है वो देखोगे तो यहाँ पर 3d8 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और ये खाली लिख दिया है, मुझे 4 ऑर्बिटल की ज़रूरत थी तो यहाँ पर अभी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, खाली। अच्छा, यहाँ पर Cn ना स्ट्रांग लिगेंड है तो अब ये पेयरिंग करवा देगा। तो जब ये पेयरिंग करवा देगा तो आप देखोगे तो 3d8 मतलब 4 ऑर्बिटल में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक ये खाली हो जाएगा। तो मुझे 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो एक मैं इसका लूँगा, एक इसका और 2 इसका, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर से ये मैं 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा हूँ, एक डी का, एक एस का, 2 पी का, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ठीक। तो ये 4 नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे जो एक जैसे इक्वल एनर्जी के होंगे, ठीक, और ये चारों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड होता है ना, तो ये जो खाली ऑर्बिटल होता है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4Cn माइनस लिगेंड के द्वारा ही आ गया। लिगेंड होता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो उसी की बातें कर रहे हैं। तो इस इसका हिसाब से जब ज्योमेट्री आपके पास DsP2 होता है बेटा, तो फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ज्योमेट्री क्या स्क्वायर प्लेनर हो जाता है यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हम लोगों ने देखा। अच्छा, सब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर हैं तो आपके पास ये डायमैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा रहेगा। एक बात और आप सब देख सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 है, तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। एक तो sp3 और दूसरा DsP2। यदि sp3 होगा तो उसका ज्योमेट्री आपके पास हो जाएगा टेट्राहेड्रल। यदि आपके पास यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, DsP2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब उसके सी पार्ट पर। बी तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब बेटा आते हैं सी पार्ट में। देखोगे तो पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना उसके हाफ लाइफ का पीरियड का ये फार्मूला पूछ रहे हैं। 2 नंबर का है। अब आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखिए तो बेस्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, K = 2.303/T log A0/A, ठीक है, बेस 10 यहाँ पर है लॉग में। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। अच्छा, आधा हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो होता है जैसे मान लो पहले शुरू में उसके पास 100 था कंसंट्रेशन, अब आधा बीत चुका, मतलब अब 50 ही बचा है, ठीक है। तो फाइनल में कितना बचा है, 50 ही, 50 मतलब 50। तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर मैं मान रहा हूँ A0/2 मतलब इनिशियल का आधा, ये इस जगह पर रखूँगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखो, और इसको जो टाइम था ना उसको मैं T½ ले रहा हूँ, T को इधर ले आएंगे तो K को इधर आएंगे, ठीक है। तो T½ बराबर ये क्या हो जाएगा, 2.303/K log बेस 10 A0/A0/2, ये ना इसकी जगह पर रखा गया, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे बेटा तो log 2 की वैल्यू 0.3010, तो बस यहाँ पर log 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो T½ के लिए फार्मूला आ जाता है ये 0.693/K। यही पूछ रहा 2 नंबर के लिए। अच्छा, की क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। T½ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बेटा डी पार्ट इसका, और डी पार्ट में जो होता है
ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इस कॉम्प्लेक्स का ये पूछ रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट सेकेंड। ठीक। अच्छा, ये जो लिगेंड है ना, जितने लिगेंड हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो, लेकिन जब लिगेंड मोनोडेंटेट हो तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि ये जो आयरन है ना, इससे लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाए हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? आयरन का +2 है, निकाल लेते हैं ना। पोटेशियम का +1 होता है तो 4 है, तो 4+ हो जाएगा। जिसका निकालना आयरन का x मान लो, Cn पर -1 चार्ज होता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है ये जो लिगेंड है ना, वो कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाया है मेटल से, तो देखोगे तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाया है। ठीक। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही रिलेटेड है। ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस गेट डिसोसिएट बाय 99% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन 100 मिनट। कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 100 मिनट दिया कि 100 सेकंड दिया, ये देख लिया जाए, क्योंकि जिसमें ये होगा उतने में यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 100 मिनट। ओके, 100 मिनट दिया है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, 2.3 पांटी लॉग A/A-x आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपके पास है गिवन टाइम जो है, यहाँ पर बेटा ये मिनट में दिया है। ठीक है, तो 100 ये मिनट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिनट है, 100 मिनट। ठीक। अब यहाँ पर x कितना दिया? 99%। ये यहाँ पर सपोज कर लिया जाता है 100, तो बस ये सब वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो रखने पर आपके पास के बराबर क्या आ जाएगा? 2.303/100 लॉग 100/100 - 99, मतलब ये आ जाएगा। तो आप जानते हो लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, तो बस यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। ठीक। अच्छा, मैंने पॉइंट हटाया तो 3 0 नीचे लगा दिया ला करके। ठीक। तो 2303 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखोगे तो नीचे आपके पास कितना 0 आ जाएगा? 5 बेटा। तो 4006 आ गया। अब 5 0 बाद आप डेसिमल लगा दो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा। ये यूनिट यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, ये यूनिट है बेटा मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर अब मिनट लिया तो मिनट इनवर्स। ठीक है। और आपके पास यहाँ अगला आ जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको भी आप मिनट कर लीजिए, मिनट इनवर्स। ठीक। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट निकल करके यहाँ पर आ जाएगा मिनट इनवर्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब बी पार्ट पर इसके। इसका जो बी पार्ट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कंडक्टेंस क्या होता है? 1.5 नंबर का है। ठीक है, तो भैया कंडक्टेंस को CRG से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। देखिए, अच्छा यूनिट देख लोगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या इसी को आप बेटा ओमेगा इनवर्स महो या साइमंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये एक साइमंस बराबर होता है एक ओम इनवर्स के, या ओमेगा इनवर्स, या एक महो के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट को G* से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी 1.5 नंबर का है क्वेश्चन। ये क्या होता है? देखो, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है और अपान क्या है बेटा, एरिया का क्रॉस सेक्शन, ये सेल कांस्टेंट है। इसकी यूनिट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, देखेंगे सेल कांस्टेंट का फार्मूला है यूनिट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। एक बहुत ही तो ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है बेटा वो 3 नंबर का होता है। तो आपके पास अब देखोगे यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का आपको बताना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो पहले बात ग्लूकोज का देख लिया जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोग करते हैं। तो ग्लूकोज में क्या होता है, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम लोग पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये अल्फ़ा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है हावर्थ के द्वारा। आप देखो बेटा, ये पायरान से इनका रिलेटेड है। ये पायरान एक कंपाउंड है जिसके रिंग में 1 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है। यहाँ आप देखोगे जब, तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा तो ऐसा बनने वाला है। ये देखिए कार्बन नंबर 1 पर जो OH है वो नीचे है, तो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, और ये कार्बन नंबर 1 पर ऊपर OH कर दिया जाए तो बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज नाम हो जाएगा। बाकी सब कार्बन पर सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर डिफरेंस है। जब ये जो अल्फ़ा बीटा आइसोमर है ना, इसको बेटा एनोमर बोला जाता है, एनोमर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये आपके पास 5 मेंबर रिंग साइक्लिक रिंग में एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है, जिसे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये फ्यूरान से रिलेटेड है। देखिए फ्यूरान में क्या है, फ्यूरान में 5 मेंबर है ना, इसमें 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है। इसका भी हावर्थ स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर जब देखोगे आप इसके, तो इसके भी 2 फॉर्म हैं, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये कीटो हेक्सोज है बेटा, और वो क्या था, एल्डो हेक्सोज था, ग्लूकोज जो आपके पास था। अच्छा इसका देखेंगे तो आपका ये CH2OH, तो ये कार्बन नंबर 1 है, इसको 2 कर लो, ठीक, 3 4 5 6 ये है। तो ये कार्बन नंबर दूसरे में चेंज आपको मिलने वाला है। या आप देखिए कार्बन नंबर 2 है ना, इसमें OH एक बार क्या है, नीचे है, और OH क्या है, ऊपर है, तो इसको आप 1 मान लो, ठीक, 1 2, ठीक, 3 4 5 6 ऐसे मान सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके, तो आपको बनाना आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसके बाद डी ऑप्शन पर देखते हैं कि डी क्या है, ठीक। डी क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड फिर से आएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। ये कह रहे हैं 5% एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, वेट बाई वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, और मॉलिक्यूलर वेट आपका 60 दिए हैं बेटा, आर की वैल्यू इन्होंने दिया है। तो पहली बात मतलब क्या होता है 5% वेट बाई वॉल्यूम का, तो देखिए इसका मतलब ये 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है CRT, बहुत बच्चे याद करते हैं, आई यहाँ 1/2 फैक्टर आ जाता है। तो यूरिया एक का ब्रेक डाउन होता नहीं है, डिसोसिएट होता नहीं है बेटा, ना एसोसिएट होता है, तो आई इसके लिए 1 हो जाता है। अच्छा C की जगह पर मोलरिटी आप ले लो, और मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना। अच्छा N मोल कैसे निकलता है, स्मॉल W अपन स्मॉल m। तो आपके पास देखोगे दिया है, गिवन डाटा जो दिया है यहाँ पर हम लोग देख लें।
एम दिया है 60, ठीक। अच्छा टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज कर लिया। आर दिया है, अच्छा स्मॉल डब्लू 5% वहाँ से मिल गया। अच्छा वॉल्यूम दिया है क्या 100 ml, तो इसको लीटर में चेंज कर ले बेटा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को जो ये था ना सी की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा है, ये इतना रख दिया है, मतलब ये वाला पार्ट देखोगे ना ये। तो बस अब आपके पास यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा ना। आई की वैल्यू यहाँ पर कितना होता है 1 होता है, तो 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अच्छा स्मॉल डब्लू कितना है बेटा 5, आर की वैल्यू ये है टेम्परेचर ये, और SST मास, और 0.1 लीटर आपके पास वॉल्यूम दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 4 0 लिख दिया। अच्छा 1 पॉइंट है तो यहाँ 1 10 कर दिया, उसके बाद यहाँ से 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मिलने वाला ही, इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है और 20.52 ATM आ जाता है, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पर अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4, इसमें तो 4 होते हैं और प्रत्येक पार्ट 4 नंबर का होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 16 नंबर इस क्वेश्चन से आप कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना उसकी 4 प्रॉपर्टी अच्छी बताओ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो बहुत से ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं ना जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अच्छा जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे जानते हो आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला है बेटा, म्यू इक्वल टू √n+2। ये बोर मैग्नेटॉन है। n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, bm क्या है मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है बोर मैग्नेटॉन में। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैग्नीज आपके पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो यार 4s2 3d5 आ जाता है, ठीक। अब 3d5 को हम लोग यहाँ पर भर फिल कर लें तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पर 5 कर लिया हूँ। अब इस वैल्यू को रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 5.9। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं आगे रिपीट होगा क्वेश्चन। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना ये क्या होते हैं बेटा कैटालिस्ट का काम करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करें, और एक तो होती है जो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इन्हें कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी शो करवाता है, ठीक। अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर पहले हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा जब H2SO4 का फॉर्मेशन किया जाता था, ठीक है। तो उसमें जब आप देखोगे तो इसमें जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये कैटालिस्ट है बेटा जो SO2 को SO3 में चेंज करता है। अच्छा देखो SO2 है कैटालिस्ट आया गया तो इसको SO3 में चेंज कर दिया, लेकिन अपने को B2O4 में आ गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 था यहाँ 4 हो गया, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, इसीलिए कैटालिस्ट का काम करते हैं। अच्छा ये इंटरमीडिएट बना लेकिन फिर ये खुद ऑक्सीडाइज करके अपने पुराने रूप में चला गया। तो कैटालिस्ट जो रिएक्शन के पहले होता है वही रिएक्शन के बाद भी होता है।
अब देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये कलर कंपाउंड देते हैं। अच्छा, कलर क्यों देते हैं? क्योंकि इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो डी ट्रांजिशन शो करता है। जैसे मान लो ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे T2G और EG में हमने तोड़ दिया, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी जैसे आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, जाएगा, और कुछ रेडिएशन विजिबल रीजन में आपको यहाँ पर जा कर के दिखाई देंगी जो कलर प्रोड्यूस करेंगी। तो पहली बात तो D1 और D9 वाले ही कॉन्फ़िगरेशन वाले आपको कलर प्रोड्यूस करेंगे। D0 D10 जिसमें होगा बेटा वो कलरलेस होगा। अच्छा, कलर कैसे दिखाई देगा इसके बारे में आप यहाँ देख लीजिए। कलर अपीयर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। सब्सटेंस जो कलर एब्जॉर्ब करता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा आपको। जैसे रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन, येलो एब्जॉर्ब किया तो वायलेट, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखेगा। जैसे कॉपर 2+ का जो कलर होता है बेटा वो ब्लू होता है, आयरन 2+, निकल 2+ का ग्रीन होता है। तो ये सब डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। आप डी ट्रांजिशन को याद करिएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डी ट्रांजिशन की कहानी आप देख रहे होंगे ना, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनाया गया ये ज़रूर बना दीजिएगा जब कलर की बात आएगी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखोगे ना तो आयरन मिलेगा, निकल मिलेगा, कोबाल्ट, यही सब तो मिलते हैं। तो डी क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी साइज स्मॉल होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है। ठीक, अब हम लोग इसके बी पार्ट पर आते हैं। जो बी पार्ट ये कहता है कि जो एथेनॉल है और फिनाल है ना, इसमें एसिडिक कैरेक्टर का आपको बताना है। एसिडिक कौन ज़्यादा है? तो हम लोग जानते हैं फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है एथेनॉल की तुलना में। क्यों होता है? फिनाल आर मोर एसिडिक देन एथेनॉल ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। अच्छा देखो, मान लो एसिड क्या होता है? जो H+ आयन देता है सोल्यूशन में ना, जैसे एथेनॉल है तो H निकाल दोगे H+ आयन तो एथॉक्साइड आयन बनेगा। अब ये एथॉक्साइड आयन जब स्टेबल होगा उतना ही अच्छा ये एसिडिक होगा। लेकिन ये एथॉक्साइड आयन बात ये है ना कि इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो कहीं जा नहीं पा रहा है, वो केवल ऑक्सीजन पर ही लोकेट है। दूसरी कहानी देखेंगे जब आप फिनाल के केस में, तो फिनाल बेटा जब H+ लॉस करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अच्छा, इस पर जो निगेटिव चार्ज आता है वो डिलोकलाइज करता है, मतलब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखोगे रिजोनेंस हम लोग ऐसे बनाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। जैसे ये एसिड एनायन बन गया आपके पास ये फिनाल, ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें कौन स्टेबल है? तो ये वाला स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इनकी तुलना में। अच्छा, दूसरी बात आप pKa वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हैं। pKa वैल्यू जिसकी स्मॉल होती है उस एसिडिक ज़्यादा होता है, मतलब एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। आप देखोगे तो pKa एथेनॉल का 15.9 है, ठीक, और फिनाल का 10 है, तो फिनाल ज़्यादा एसिडिक है इस केस में। अब हम लोग देखेंगे बेटा सी पार्ट इसका। सी पार्ट छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप देखेंगे सी पार्ट में तो यहाँ IPAC नाम आ गया है। ये देखिए IPAC नाम में पूछ रहा है कि आपके पास ये जो IPAC नाम का मामला है, ये देखिए यहाँ पर एथॉक्सी प्रोपेन इसका हो जाएगा। ये वाला पार्ट ना, ये आपके पास ये जब पूरा लोगे ना, जिधर स्मॉल होगा एल्किल उधर लेंगे, तो हम इसको सर्किल में कर सकते हैं। तो इतना पार्ट ले लिया जाए, ये एथॉक्सी 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है, ये एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइट IPAC नेम। इसका IPAC नेम आपको लिखना है, और यहाँ पर जब देखोगे आप तो यहाँ पर बेटा है ये क्लोराइडो और ये पायरिडीन है।
तो ट्राईक्लोराइडो ट्राईपेरिडीन क्रोमियम 3, ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास हम लोग देखते हैं व्हिच ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर NaCl विल हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन विथ रीजन। मतलब इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी देखा जाता है एक प्रकार से I=C। यहाँ पर I इसके लिए 2 होता है ना, NaCl के लिए I 2, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा आ जाता है। तो आप ये समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो NaCl का यूरिया से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेटा, हम लोग डी पोर्शन देखते हैं। आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन होगा एथेनामाइन। एथेनामाइन का NaNO2 और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। तो देखोगे आपके पास जो रिएक्शन होता है तो एथिल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और NaCl वाटर ये बाहर जाता है। ये अनस्टेबल होता है और पानी की प्रेजेंस में ये क्या होता है, टूट जाता है और एल्कोहल बना लेता है N2 और HCl के रूप में बाहर चला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एथिलेमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करना था। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे बोला जाता है बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब आपके पास ये एथिलेमीन है। अब यहाँ हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोगों ने लिखा, यहाँ से HCl को बाहर कर दिया तो आपके पास ये जो बना ना, ये बना N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि सॉल्युबल होता है एल्कली में। तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। ये सॉल्युबल एल्कली में इसीलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखें। अब इसके बाद बेटा हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग बेटा 2023 सेट 2 जो कोड है CB, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। इसके रिडक्शन में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 1 मोल Al3+ को आप एल्यूमिनियम में रिड्यूस करोगे तो कितने चार्ज की ज़रूरत होगी। ऐसे 2 और हैं, ये 5 नंबर का है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आप ये देखो बेटा, यहाँ पर जैसे है क्वेश्चन, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। तो 1 मोल Al+3 को आप L में रिड्यूस करना है। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर N/F। F मतलब 96,500। N क्या है यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो इसके लिए पहले आप इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, हाफ रिएक्शन को लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को, और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। तो जैसे आपके पास देखो बेटा 1 मोल है Al+3, ये इसमें जा रहा है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब 3 फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर लैंग्वेज देखो लिख लिया जाए थोड़ा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ इक्वल टू 3 फैराडे। 3 फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चार्ज बराबर क्या होता है, N/96,500, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था। तो बस N यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपके पास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार्ज निकल कर के आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखोगे तो B पार्ट दिया है, 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में रिड्यूस करना है। इसके लिए भी आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लो, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब 2 फैराडे चार्ज रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको यहाँ से चार्ज पता कर लेंगे कितने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कितने कूलम चार्ज की ज़रूरत है, ठीक है। 193,000 कूलम की ज़रूरत है आपके पास। और इसका जो तीसरा पार्ट है, ये 1 मोल MnO4- को Mn2+ में ले जाना चाहते हैं। तो भैया MnO4- Mn2+ में जा रहा है
तो इसके लिए पहले ये देख लो, जैसे आपके पास ये MnO4 माइनस है, इस जा रहा है Mn2 प्लस में, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रहा है। तो पहली बात तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल लोगे ना तो +7 आता है। अब +7 से किस में जा रहा है, +2 में, मतलब चेंज कितने का हो रहा, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब 5 फैराडे चार्ज यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे 5 फैराडे बोलेंगे। और बस आप यहाँ वैसे निकालो कि इक्वल टू क्या होता है, 5 × 96,500 कूलम। तो ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सफलतापूर्वक इससे कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इसका आर करके ना, इससे ऑप्शनल होता है बेटा, आप सबके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा सब ना। यदि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ चाहे आप पहला क्वेश्चन करिए या फिर आर वाला करिए, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे देखो ना, आपके पास एक 6ठवें का ये था, अब चाहे ये तीनों करो तुम पेपर में, और चाहे इसको ना करो तो ये वाला पार्ट करो। ठीक है, जो आपको अच्छे से आए उसी को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए इस वाले पार्ट का भी आंसर हम आपको देंगे। ठीक, तो भैया इसमें पूछ रहे हैं कि अल्कोहल का एक्टिव ग्रुप क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये C4H10O का आप आइसोमर बनाइए, और ये बताइए कि अल्कोहल की पहचान कैसे करोगे, आइसोमेरिक जो अल्कोहल है उनकी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, टेस्ट उसके लिए लिखना है। तो चलो देखो, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, OH। तो इसका एक्टिव ग्रुप होता है OH। अच्छा, ये कैसे बनता है, ये हाइड्रोकार्बन है ना, जब हाइड्रोकार्बन से एक H आप बाहर करोगे, OH लाओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा, ये 5 नंबर का, लेकिन मैटर इसमें ज़्यादा होने वाला है। टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की संख्या के आधार पर अब आप इसको पढ़े होंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ऐसा जिसमें एक OH प्रेजेंट हो, तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n + 1 OH। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर दो एथिल अल्कोहल इसका होगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जब आएगा तो 2 H ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसका ये फार्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास क्या होने वाला है बेटा, एथाइलिन ग्लाइकाल। ठीक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हो, जिसमें 3 OH ग्रुप हो, जनरल फार्मूला। और ये देखिए कि साल आपके पास एग्जाम्पल रख दिया गया है। ये तो आपके पास क्लासिफिकेशन एक तरह का हो गया। अब नेचर ऑफ OH के आधार पर क्लासिफिकेशन आप करेंगे, तो इसके बेस पर आपके पास जो क्लासिफिकेशन होने वाला है वो आप देखोगे। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH होता है ना, जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है उसे वो कार्बन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। जैसे मान लो आपके पास ये OH ग्रुप है, तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन वो होता है जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो। तो देखोगे केवल एक ही कार्बन है, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उससे नहीं मतलब है, ये जिससे OH जुड़ा है वो सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अच्छा, ये जो प्राइमरी कार्बन ना, आपने देखोगे इसे प्राइमरी अल्कोहल जो आपके पास बोल रहे हैं ना, ये एलाइलिक अल्कोहल होता है। अच्छा, ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये sp3 है, ये एलाइलिक कार्बन होता है। जब एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है तो एलाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ये कार्बन sp3 होना चाहिए, इसके आगे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एलाइलिक बोला जाएगा। ठीक, ऐसे बेंजाइलिक में देख लोगे तो बेंजाइलिक का केस ही हो जाएगा, ये बेंजाइलिक कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल में ये ग्रुप होता है CHOH, मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे देखो ये कार्बन है ना, इससे OH जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा, एक ये 2, तो ये आपके पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल का हो जाएगा केस। ऐसे आप टर्सरी अल्कोहल में जब देखेंगे तो
जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है ना, वो आपके पास 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आइसोमर वाले केस को देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में 4 अल्कोहल के आइसोमर बनते हैं। ये चारों के नाम हैं भैया, ठीक है। ब्यूटेनोन आल बोलो या ब्यूटेनाल बोल दो। इसको आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनोनाल हो जाएगा ये, ठीक। और एक चौथा आइसोमर आपके पास आने वाला है। चौथा है जो आपके पास ये है, ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कैसे करते हैं? ल्यूकास टेस्ट के द्वारा। ल्यूकास रेजेंट क्या होता है ये आप सब देख लीजिए। ZnCl2 एनहाइड्रस होता है और कंसनट्रेट HCl के मिक्सचर को ल्यूकास रेजेंट बोला जाता है। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी? तो भैया प्राइमरी अल्कोहल है ना, ल्यूकास रेजेंट के साथ बहुत देर में रिएक्शन करता है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन बहुत टाइम से बाद आता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल ना, इसके साथ टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बीच दे देता है और टर्सरी अल्कोहल तुरंत रिएक्ट कर जाता है और टर्बिडिटी इमीडिएट रिप्रेजेंट करता है। तो देखो कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है ना, टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये आपके पास कहानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 6 का जो है बेटा बी पार्ट आ जाता है। 6 का बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है। IUPAC नाम पूछ रहा डी ग्लूकोज का और कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो भैया पहली बात तो ये फार्मूला लिख लीजिए ग्लूकोज का, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड होता है 6 कार्बन, तीसरे कार्बन पर OH, बाईं तरफ इसको ध्यान दोगे इसका सिंपल नाम D+ ग्लूकोज, ठीक। IUPAC नाम इसका हो जाएगा, आप देखोगे ना 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ये एल्डिहाइड है ना, तो हेक्सेनल। ये एल्डिहाइड ग्रुप लिखा है, ये अल लिखा है। ये जो आपके पास ब्रैकेट में बेटा ये अल है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन प्रूव करेगा कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है? तो भैया जो रिएक्शन आप ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर के साथ यदि हम करते हैं तो ये बताता है कि जो कार्बोनिल होता है ना वो एल्डिहाइड के रूप में होता है, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आसानी से CHO COOH में बदल जाता है। जब ये कीटोन होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये बताते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो एल्डिहाइड ही है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज आपके पास जो है इजिली ऑक्सीडाइज विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ग्लूकोनिक एसिड बहुत आसानी से ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसमें भी R है, चाहे आप वो क्वेश्चन करिए 5 नंबर का और चाहे आप ये क्वेश्चन करिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 60 नोट्स। क्या होता है डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन में क्या होता है ना, जो प्रोटीन होता है उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन बना रहता है। तो एक कहानी पढ़ लीजिए। जैसे अंडे को जब उबाला जाता है ना तो उसका जो सफ़ेद भाग होता है, वाइट भाग, वो कागुलेट कर जाता है, जम जाता है। ऐसे ही दूध का दही में बदलना भी एक डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। अच्छा, मान लो आपके पास ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ऐसे ऐसे घुमाया, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, टर्सरी है, प्राइमरी भी है। लेकिन जब डीनेचुरेशन हो जाता है ना तो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ज्यूटर आयन, ठीक है। तो ज्यूटर आयन का केस आप देखोगे, ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन क्या होता है ये देख लीजिए। ज्यूटर आयन में हम लोग ये देखते हैं कि जो अमीनो एसिड है ना वो डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसे ज्यूटर आयन बोलते हैं।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि COOH ग्रुप है ना, ये एक H+ लॉस कर दे और NH2 क्या है, H+ को एक्सेप्ट कर ले, तो बन जाता है डाइपोलर आयन। देखो जैसे हमारे पास ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड होता है जिसमें एसिड और एमीन दोनों ग्रुप होते हैं। तो अब देखो ना, अब इसका एसिड वाले का H लॉस करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लास्ट H करेगा वो इस गेन कर लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये है ना ज्विटर आयन, इसी को बोला जाता है। और इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, इस फॉर्म में अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। ठीक, अब प्रोटीन के यूजेज पूछ रहा है कि प्रोटीन के यूजेज क्या हैं। तो प्रोटीन भैया मेंटेनेंस करता है बॉडी टिश्यू को, ठीक है, रिपेयर करता है शरीर को। तो यहाँ आपके पास रोक करके इस वीडियो को आप लिख सकते हैं, तो प्रोटीन का यूज ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखोगे तो ये प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी एक बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जो एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं, ठीक है। प्रोटीन हेल्प करता है रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडीज टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है, ये क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजल्डिहाइड का भैया फार्मूला लिखना है, और इसमें कह रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन इन तीनों के साथ करो। तो ठीक है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपके पास बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देख लें। ये जो आपके पास रिएक्शन है ना, NH2 रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ, तो आपके पास यहाँ पर देखोगे तो ये हाइड्राजीन है, ठीक। अब हाइड्राजीन का रिएक्शन इसके साथ करवाना है। 1 मिनट बेटा लाइट देख, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे तो लाइट आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब जैसे हाइड्राजीन है ना, यहाँ पर देखोगे तो हाइड्राजीन का रिएक्शन आ जाएगा। तो जो हाइड्राजीन का फार्मूला NH2NH2 होता है, तो मैं यहाँ से देखो इसका ऑक्सीजन, इसका H2 ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं तो आपके पास ये बन रहा है बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन बन रहा है, ठीक। ये रिएक्शन आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप सब देखोगे तो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ टॉलन रिएजेंट। अच्छा, टॉलन रिएजेंट को बेटा सिंप्लिसिटी के लिए इस फॉर्म में लिखा गया है। वैसे तो टॉलन रिएजेंट ये होता है डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, लेकिन रिएक्शन में आसान समझ सके तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड किस में हो जाता है, बेंजोइक एसिड में, और ये Ga बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, ठीक। और इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास देखोगे तो कैनिजारो रिएक्शन ये बन जाता है। जब बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो जब NaOH से रिएक्शन कराते हो ना, तो इसके बेंजल्डिहाइड का बेटा ये कैनिजारो रिएक्शन में बन जाता है। तो बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन, और दूसरे का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए बेंजिल अल्कोहल है और ये सोडियम बेंजोएट आपके पास मिल जाता है। तो इसका जो R करके है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होते हैं ना, इसमें ऑप्शनल होते हैं, आपका जो मर्जी हो करो, 2 में से एक करना होता है। तो दूसरा इन्होंने पूछा का एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, और एस्टल्डिहाइड का इसके साथ रिएक्शन लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaOH NH2NH2 HCN। तो एस्टल्डिहाइड आपके पास आ गया CH3CHO। इसका IUPAC नाम क्या होता है बता, एथेनॉल। अच्छा, रिएक्शन इसके साथ देख लिया जाए तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम है। यहाँ से अब क्या होता है, यहाँ पर कि एक H चला जाता है, इसके पास OH हो जाता है और SO3 Na ये बन जाता है।
तो एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, अल्फा कार्बन है तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अब देखो तुम सब इसको देखो कैसे, यहाँ पर ये एल्डोल रिएक्शन हो जाता है। जैसे मैं इसको इधर घुमा दूँ, ठीक है, तो ये वाला कार्बन इधर आता है तो H+ आयन के रूप में गया तो ये यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव है ना, और ये जो इस पर जो माइनस है ये इसके साथ आ गया, तो आप देखोगे ना तो CH3C ये OH हो जाएगा, ये CH2 CHO, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, तो ये एल्डोल बना लेता है, एल्डोल जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल 2 ग्रुप होता है, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ फिर से रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ एसिटाल्डिहाइड भी कर रहा है। तो देखो जैसे बेंजल्डिहाइड था किया था वैसे यहाँ पर कर दिया, CH3CHO है ना, ये हम लोगों ने निकाला हाइड्रोजन का, और आपके पास यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बन गया है। नेक्स्ट आपके पास ये देखोगे तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाना है, तो एसिटाल्डिहाइड आपके पास यहाँ पर है बेटा। अच्छा इस बॉन्ड को हम लोग ऐसे करेंगे ना, जैसे आपके पास ये है CH3, ठीक है, ये आपके पास है, तो इसको ऐसे घुमाओगे, ये H+ CN- में इसको तोड़ दो, तो जब यहाँ पर इसको घुमाओगे तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, मतलब ये H इसके साथ चला जाएगा और CN इसके साथ, ये बनने वाला है, यही तो बनाया है देखो, ठीक है, CH3, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट पर पहुंच चुके हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए ये क्या कह रहे हैं कि क्लोरीन एटम ऑफ क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एटम ऑफ क्लोरोएथेन, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ Cl2 एंड H2SO4। तो क्लोरोबेंजीन भैया लेस रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देना चाहता है, इसका रिजोनेंस इफेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये रिजोनेंस आप दिखाओगे, ठीक, इसको आपने, अच्छा जो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है, अब ये रिजोनेंस में इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाता है, तो देखोगे तो कार्बन क्लोरीन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, जो अब इसको तोड़ने में मुश्किल होगी, इसीलिए क्लोरीन जल्दी छोड़कर जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं देने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक ही देता है। तो ऐसे आपके यहाँ इस पेज पर ही समझाया गया है, देखोगे आप तो देखो मैंने ये क्या दिया कि इसके बीच जो ना कार्बन क्लोरीन पार्सली डबल बॉन्ड आ जाता है, डिफ़िकल्ट फॉर ब्रेकिंग, इसको तोड़ने में मुश्किल होती है, और ये यहाँ पर देखेंगे आप तो ये Bl मतलब बॉन्ड लेंथ लिखा है, लेस कम हो जाता है, तो और कठिनाई होगी इसको भगाने में, ठीक, तो इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, ये कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता है या नहीं देना चाहता आसानी से। जबकि आपके पास जो क्लोरोएथेन है ना, इसके बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, ये आसानी से टूट जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं आता है, तो इसीलिए आपके पास ये जो हाइलो एल्केन है मतलब क्लोरोएथेन मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ओके, अब इसका रिएक्शन ये कहना है कि भैया कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा दीजिए क्लोरीन के साथ, तो चलो देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसी आर्थो पैरा पोजीशन पर आता है। अभी हम लोग देख लें ना, रिजोनेंस जब देखा तो आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, तो आर्थो पैरा पर ही जाना चाहता है। तो देखो Cl2 एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में ये लोगे तो यहाँ से Cl+ निकल करके आता है और ये आर्थो पर जाएगा, पैरा पर जाएगा, तो पैरा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल निकला AlCl3, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इसको एक ले लेगा तो Cl+ बचेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, ये वाला। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे तो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल बेटा कोई कोई बुक कहती है SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो SO3H+ को, तो ये भी आपको आर्थो पैरा में लगा देना है ला करके, ठीक। अब इसका जो B का है वो R करके पार्ट है एक, और इसमें देखिए
क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइलोएरिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना है। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता ही जानते हो। अब इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो 5 तरह का दे सकता है। हाइलोजनेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल Cl+, ये रिएक्शन आप करवा दोगे, आर्थो पैरा बनेगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा नाइट्रेशन करते हो, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल कर आता है NO2+, और ये आप रिएक्शन रेजेंट लिखना पड़ेगा HNO3, ठीक है। तो ये भी आर्थो पैरा 2 बनाएगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल ये आपके पास आ जाएगा, जो अभी डिस्कस किए हम लोग, सल्फोनेशन वाला केस देख लेंगे। और आपके पास फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन में आपके पास CH3CO इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो आप 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सब लिखें, ठीक। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में इन्होंने पूछा है कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में जब हम लोग देखते हैं ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सॉरी ये क्या है आपके पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसके आर पार्ट में ना 7वें का जो आर पार्ट हम लोगों ने किया आर वाला, इसमें पहला था ये 2 नंबर का था, तो 2 नंबर का है तो कोई ज़रूरी नहीं है 5 लिखना। अब हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखेंगे। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक एरिल हैलाइड होता है, एक एल्किल हैलाइड, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन और ये आपके पास आ गया मेथिल क्लोराइड, तो ये टॉल्यूइन बन गया। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन यही है, देख लीजिए, ठीक। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट पूछ रहे हैं। पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट किसको बोलते हैं बेटा, RMGX, ठीक है। तो RMGX यूज किस में होता है, हाइड्रोकार्बन बनाने में ना, एल्कोहल बनाने में। तो जैसे देखो RMGX जब वाटर से रिएक्शन करता है तो RH बना लेता है ना, MgOH हाइड्रोकार्बन ये बन जाता है ना, ये RH। अच्छा, इसकी जगह पर आप मेथेन इसको मान सकते हैं ना, जब CH3MgBr लोगे। एल्कोहल बनाने में जैसे आप CH3MgBr का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, ठीक। तो ये आपके पास आ जाता है एथेनॉल बन जाता है, ठीक। इस रिएक्शन को आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हम लोगों ने ये आप देख लो बेटा, जैसे CH3MgBr में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और फॉर्मल्डिहाइड ऐसे है, इसको इधर घुमाओगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव वाला इससे जा कर के जुड़ता है और पॉजिटिव वाला उससे जुड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास MgBr ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और CH3 इससे जुड़ जाएगा और H ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप वाटर में हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ तोड़ोगे, तो जब तोड़ोगे तो इधर आप H दोगे, इधर OH दोगे। तो जब OH दोगे तो MgOH बाहर जाएगा और ये बचा रहेगा आपके पास, इधर इतना पार्ट बचा रहेगा, ठीक है। तो यही तो है, इसी को तोड़ा गया है, इसे देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो बस आज हम लोगों ने सेट 2 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। वीडियो को आप सब देखिए, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।